everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम पेपर 1 के यूनिट 1 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका लर्निंग डिसऑर्डर। हमने अपने लास्ट वीडियो में लर्नर्स और टाइप्स ऑफ लर्नर्स पढ़ा था। आज हम लर्निंग डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। लर्निंग डिसऑर्डर्स क्या होते हैं कि किसी भी छात्र को, किसी भी बालक को पढ़ते समय जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि अगर आपको रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कौन सा डिसऑर्डर है, राइटिंग में आ रही है तो कौन सा डिसऑर्डर है। ठीक है, यहाँ से आपको आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं, तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। विदाउट स्किप के आपको देखना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। लर्निंग डिसऑर्डर्स होते क्या हैं? द साइंस ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़, इसमें कहा जाता है कि ये एक तरह से साइन होते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के, मतलब कि आप में कहीं ना कहीं सीखने की अक्षमता जो हो रही है वो किन कारणवश हो रही है। ठीक है, किन कारणों से हो रही है। तो वही द साइंस ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आर रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द स्कूल डेज। आपको पता है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं, जब आप स्कूल में जाते होते हैं, तब आपके स्कूल के दिनों में आपको कुछ भी पढ़ने की अक्षमता आप में दिखाई देती है। ठीक है, आप कहीं कहीं काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ होता है कि वो रीडिंग नहीं कर पाते प्रॉपर। काफ़ी स्टूडेंट्स में ऐसा भी देखने को मिलता है कि उनको बोला जाए बी और वो डी लिखते हैं, तो वो बी और डी में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, इस टाइप से छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स हम सभी के साथ होती हैं। ठीक है, तो वही आपके लर्निंग डिसऑर्डर्स होते हैं कि आपकी जो पढ़ने में अक्षमता आ रही है वो किन कारणों से आ रही है, क्या उसके सिम्टम्स हैं, कैसे पता चल रहा है कि आप यहाँ पर लैग कर रहे हो। तो मोस्ट ऑफन दीज इंक्लूड डिफ़िकल्टीज़ इन रीडिंग एंड राइटिंग। अगर हम बात करें, ज़्यादातर हमें देखने को मिलती हैं ये लर्निंग डिसऑर्डर्स आपके रीडिंग में होते हैं। बच्चा पढ़ते समय गलत बोलता है या फिर बच्चा लिखते समय गलत लिखता है, जैसे कि हमने बी और डी का आपको अभी एग्जाम्पल दिया। द पर्सन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़ लुक परफेक्टली। अब ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसमें कोई लर्निंग डिसऑर्डर है तो वो दिखने में भी डिसेबल लगेगा, नहीं। जो बच्चा जिसमें कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी है वो बिल्कुल परफेक्टली दिखता है, वो नॉर्मल दिखता है जैसे बाकी सारे बच्चे दिखते हैं, तो हम देखकर पता नहीं लगा सकते कि इसमें कोई भी डिसऑर्डर है। एंड सीम्स टू बी वेरी ब्राइट एंड इंटेलिजेंट पर्सन, और वो बहुत ज़्यादा ब्राइट और इंटेलिजेंट पर्सन भी दिखाई देता है। अगर आपने तारे ज़मीन पर मूवी देखी होगी तो ये लर्निंग डिसऑर्डर का एग्जाम्पल आपको वहाँ से मिल जाएगा। येट मे बी अनेबल टू डेमोन्स्ट्रेट द स्किल्स दैट आर शोन बाय हिज हर पीयर्स। अब क्या है, वो एक ब्राइट होता है, इंटेलिजेंट होता है, लेकिन क्या होता है कि वो थोड़ा सा अनेबल होता है कि वो अपनी स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाता। अगर उसके अंदर कोई भी कौशल है, कोई भी स्किल है, वो उसको दर्शा नहीं पाता है। ठीक है, जो बाकी उसके फ्रेंड्स जो हैं वो दिखा पा रहे हैं वैसा वो नहीं कर पा रहा है, तो यही आपका लर्निंग डिसऑर्डर के अंतर्गत आ रहा है। अब क्या ये लर्निंग डिसेबिलिटी को क्योर नहीं किया जा सकता? क्या किसी एक के पास अगर है तो वो लाइफ टाइम रहेगी? तो देखिए, अ लर्निंग डिसेबिलिटी कैन नॉट बी क्योर्ड। लर्निंग डिसेबिलिटी को हम इसका इलाज नहीं कर सकते, इसको क्योर नहीं किया जा सकता। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग चैलेंज, ये एक लाइफ लॉन्ग चैलेंज होता है, इलाज नहीं है। But with appropriate support and intervention, people with learning disabilities can achieve success in school, at work, in relationships and in the community. अब देखो क्या होता है कि अगर प्रॉपर सपोर्ट दिया जाए, प्रॉपर इंटरवेंशंस दिए जाएं, तो जो ऐसा पर्सन जिसको कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी है वो स्कूल में भी सक्सेस अचीव कर सकता है, अपने काम में भी कर सकता है, अपने रिलेशनशिप्स में भी कर सकता है। तो यहाँ पर जो सबसे मेन रोल है वो सपोर्ट का है। तो
ये जो लर्निंग डिसऑर्डर्स पढ़ाने का मोटिव है आपको, वो यही है कि आप स्टूडेंट में लर्निंग डिसऑर्डर को ऑब्जर्व करें और फिर उसको टैकल करने के लिए किन किन साधनों का आपको यूज़ करना है, किन किन वेज का आपको यूज़ करना है, उस तरह से आप इन प्रॉब्लम से टैकल करें। आप लोगों ने सभी ने हेलन केलर की स्टोरी सुनी होगी। हेलन केलर, तो हेलन केलर क्या था, हेलन केलर जब बॉर्न हुई थी तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे बाकी बेबीज़ होते हैं क्यूट एंड चबी चबी, वैसी ही थी। बट क्या हुआ, सडनली आफ्टर सम टाइम उनको फीवर हुआ, ठीक है, और वो फीवर जो हुआ, वो फीवर काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन का रहा, जल्दी ठीक नहीं हुआ, और उस फीवर की वजह से ही क्या हुआ, उनमें एक डिसऑर्डर आया कि वो ना ही तो कभी बोल पाएंगी, यानी कि वो ना ही तो बोल सकती हैं और ना ही वो क्या कर सकती हैं, ना ही वो सुन सकती हैं, यानी उनकी हेयरिंग और स्पीकिंग जो सेंस था वो ख़त्म हो गया। अब आप मेरे को बताइए कि कोई भी पर्सन अगर ना बोल पाए ना सुन पाए तो क्या हम उसको अपने आसपास की दुनिया वो देख तो रहा है, सॉरी यहाँ पर था कि वो सुन नहीं सकती हैं और शायद देख नहीं सकती थी, बोलने का ऑप्शन नहीं था। यस, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था। हाँ, वो देख नहीं सकती थी, कैन नॉट सी, ठीक है, और ना ही तो वो देख सकती थी और ना ही वो सुन सकती थी, तो उनका हियरिंग और विज़न दोनों ही नहीं थे। तो जब आप एक बात बताइए, किसी को कोई अगर सुन नहीं पाता है बट वो देख पाता है तो वो इशारे समझ लेता है, कोई अगर देख नहीं पाता है वो सुन पाता है तो उसको पता चल जाता है कि हाँ चलो ठीक है, ये बोला जा रहा है, ठीक है, किसी चीज़ को वो टच करके उसे कोई बता सकता है कि आपने ये चीज़ जो टच की है ना, ये वाटर है, फिर वो क्या करता है, उसके साथ अपने आप को अकोमोडेट कर देता है। बट कोई पर्सन जो ना बोल पा रहा है, जो ना देख पा रहा है, उसके लिए इस वर्ल्ड को देख पाना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। तो हेलन केलर के साथ भी यही था कि हेलन केलर बहुत ज़्यादा खुद को बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील करती थी, कोई उससे बोल जाए या कुछ भी हो तो उनको बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील होता था, कोई तो वो अकेला रहना चाहती थी अपने एक रूम में। तो उनकी मदर ने एक टीचर हायर की, और उस टीचर ने, अब आप बताइए क्या कोई टीचर पढ़ा सकता है एक ऐसे इंसान को जो ना तो देख पा रहा है और ना ही सुन पा रहा है। आप अगर वो देख नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा है तो आप उसको लिख कर बता सकते हो, वो लिख कर समझ जाएगा आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। अगर कोई इंसान वो खुद भी लिखकर आपको बता सकता है कि उसको क्या कहना है, बट जब उसे सुनाई नहीं देगा तो वो रिएक्शन कैसे देगा, है ना। वही बोलना तो आपके सुनने पर डिपेंड करता है। जब आप सुन रहे हो तो आप बोल रहे हो ना, लेकिन जब आप सुन ही नहीं रहे हो तो आप बोलोगे क्या, होता है ना। अगर आप मान लीजिए ईयरफोन लगा लेते हैं अपने कानों में, तो जब आपको कुछ सुनाई नहीं आता है तो क्या आप कुछ बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, शांति से बैठ के सुनते रहते हैं जो कुछ भी सुनाया जा रहा है। तो सेम थिंग हेलन के साथ, हेलन बोलना तो जानती थी बट वही था कि जब वो सुन ही नहीं रही हैं तो वो उसके प्रति प्रतिक्रिया कैसे देगी, रिस्पॉन्स कैसे देगी, तो वो बोलती भी नहीं थी। तो वहाँ पे उनके लिए एक टीचर हायर किया गया। तो उस टीचर ने क्या किया, उस टीचर ने उनके हाथ पर उस टीचर ने पहले तो उनको एक डॉल दी, ठीक है। उसने उस डॉल को पकड़ा, उसके बाद उनके हैंड पर उन्होंने DOLL राइट किया। तो जब उन्होंने वो राइट किया तो वो थोड़ा थोड़ा हेलन को समझ आया, बट एकदम से नहीं आएगा, धीरे धीरे इसी तरह से पूरे सपोर्ट और पूरे सहयोग के साथ जो था उन्होंने क्या किया, हेलन को दुनिया देखना सिखाया। एक बार उन्होंने क्या किया, उसको वाटर में उसका हाथ बहते पानी में डाला, तो जब बहते पानी में हाथ पड़ा तो उसको लगा कि हाँ ये कुछ गीला गीला है। फिर उन्होंने उसके हाथ पे वही वाटर लिखा है अपने फिंगर से, हैंड पे। तो हेलन ने इससे रिलेट किया कि वाटर क्या है, उन्होंने डेफिनेशन बनाई कि वाटर क्या है, वाटर इज समथिंग दैट इज वेट, दैट इज फ्लो, ठीक है। कुछ भी जो फ्लो कर रहा है, जो गीला है, तो वो क्या है, पानी है। तो वही यहाँ पर भी है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है इसको क्योर नहीं किया जा सकता। हेलन को भी उनका विज़न और हियरिंग का सेंस वापस नहीं लौटाया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने जीना सीखा, दुनिया को समझना सीखा। तो वही यहाँ पर भी है कि लर्निंग डिसेबिलिटी को क्योर नहीं किया जा सकता, ये एक लाइफ लॉन्ग चैलेंज होता है। बट अगर हम अप्रोप्रिएट सपोर्ट और इंटरवेंशन प्रोवाइड करें तो वो इंसान जिसमें की डिसेबिलिटी है वो अचीव कर सकता है। यहाँ तो वो देख भी पा रहा है, सुन भी पा रहा है, सब कर पा रहा है, बस उसमें थोड़ा सा उस पर डिसेबिलिटी है कि वो
उसका माइंड जो है वो बी को डी देख रहा है, ठीक है। तो उसमें सपोर्ट के साथ साथ हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं। सीखने में दोष की बीमारी, तो सीखने की अक्षमताओं के लक्षण स्कूल के दिनों में पहचाने जाते हैं। बिल्कुल स्कूल के दिनों में ही आप इन्हें पहचानोगे, कॉलेज में नहीं पहचान पाएंगे। अक्सर इनमें पढ़ने और लिखने में कठिनाइयाँ शामिल होती हैं। सीखने की अक्षमता वाला व्यक्ति बिल्कुल सामान्य दिखता है और बहुत उज्ज्वल और बुद्धिमान व्यक्ति लगता है, फिर भी वह अपने साथियों द्वारा दिखाए गए कौशल का प्रदर्शन करने में असमर्थ हो सकता है। सीखने की अक्षमता को ठीक नहीं किया जा सकता है, ये जीवन भर चलने वाली चुनौती है, लेकिन अगर हम उचित समर्थन और हस्तक्षेप के साथ सीखने की अक्षमता वाले लोगों में स्कूल में, काम पर, रिश्तों में, समुदाय में सफलता प्राप्त करने में उनकी मदद कर सकते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर्स, किस कौन कौन से डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला जो है हमारा डिस्कैलकुलिया है। तो यहाँ पर आप समझ जाइए कैलकुल, ठीक है। जब आप ये सिर्फ देखिए डिस का मतलब सब याद रखने की बहुत अच्छी टेक्निक है। डिस का मतलब आपको पता ही है कि अगर आप किसी भी वर्ड के आगे अन लगा देते हैं, प्रीफिक्स डिस लगा देते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि आप में क्षमता नहीं है वह काम करने की, आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना। जैसे आप लिखते हो ना कि एप्लीकेशन लिखते हो, सर आई एम अनेबल टू अटेंड दी क्लास, तो अनेबल, एबल मीन्स, एबल का मतलब क्या होता है कि किसी काम को करने में आप सक्षम हो, लेकिन अगर वहीं आपने अन लगा दिया यानी कि अब आप सक्षम नहीं हो। तो वही यहाँ पर भी है, डिस का मतलब कि आप वो काम नहीं कर सकते। दूसरा वर्ड हमारा कैलकुलिया है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपको कैलकुल से क्या लगेगा, कैलकुलेशन लगेगा। कैलकुलेशन आप किस फील्ड में करते हो, कैलकुलेशन आप मैथमेटिक्स में करते हो, ठीक है, फिजिक्स में करते हो। तो आप यहाँ पर जो बच्चा है जिसको डिस्कैलकुलिया बीमारी है वो क्या है, वो कैलकुलेशन करने में अक्षम है, यानी स्टूडेंट्स यहाँ पर सफ़र कर रहा है डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स, नंबर्स, अरिथमेटिक ऑपरेशन, साइंस एक्सेट्रा, यानी कि उसको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है। ऐसे व्यक्ति को कहा जा सकता है कि उसको डिस्कैलकुलिया डिसऑर्डर है। डिस्कैलकुलिया इस विकार से पीड़ित छात्रों को गणित और संख्याओं, अंकगणितीय संक्रियाओं, संकेतों आदि को समझने में कठिनाई होती है। तो जो ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं कि हमें बिल्कुल मैथ समझ में नहीं आती, हम तो बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, रटना पड़ता है, बिल्कुल समझ नहीं आता, कितनी भी कोशिश करें, तो हो सकता है कि उनमें यही जो विकार, ये जो डिसऑर्डर है यही हो, ठीक है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बट अगर मैथ्स में नहीं कर पा रहे हैं तो चांसेस हैं कि उनमें डिस्कैलकुलिया है। नेक्स्ट आता है आपका डिस्ग्राफिया, ग्राफिया। अब डिस तो वही हो गया अक्षम, अब ग्राफ का मतलब क्या होता है, ग्राफ का मतलब कि आप कुछ भी क्या कर रहे हो, दर्शा रहे हो। तो आप कैसे दर्शाओगे, लिखकर दर्शाओगे। यहाँ पर ग्राफ का मतलब लिखने से है, किससे है, लिखने से है। लिखते क्या हो, आप कुछ भी लिखते हो तो वो आपकी क्या कहलाती है, आपकी हैंड राइटिंग कहलाती है। तो ये जो डिस्ग्राफिया है ये आपके हैंड राइटिंग से रिलेटेड है, और इसका मतलब है डिस्ग्राफिया जिसके भी बच्चे को है उसको उसकी पुअर हैंड राइटिंग होगी, इनकंसिस्टेंट स्पेसिंग होगी, स्पेसिंग में प्रॉपर नहीं कि कभी यहाँ पर उसने मतलब मान लीजिए आई लिखा और यहाँ पे एम लिख रहा है और बिल्कुल यहाँ लिख रहा है एन, ठीक है, तो उसको स्पेसिंग का नॉलेज नहीं होता, ठीक है। एंड रॉन्ग स्पेलिंग्स लिखता है, प्रॉपर स्पेलिंग्स नहीं लिखता। कि मान लीजिए मैंने आपको बोला था कि आपको लिखना है संडे और अब वो यहाँ पे संडे लिख रहे हैं ऐसे, क्योंकि उन्होंने पढ़ा सन, SON सन होता है और यहाँ पे डे, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी, हैंड राइटिंग में स्पेसिंग प्रॉपर नहीं होगी, गंदी हैंड राइटिंग होगी, ऐसे बच्चों को डिस्ग्राफिया डिसऑर्डर और लर्निंग डिसऑर्डर होता है। डिस्ग्राफिया लिखावट से संबंधित है और खराब लिखावट, असंगत रिक्ति, गलत वर्तनी आदि का कारण बनता है। नेक्स्ट है हमारा डिसलेक्सिया। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। ये एक पठन विकार है, यानी कि पढ़ना संबंधी अक्षमता है। इट इज़ रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स इन रीडिंग। यहाँ पर बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम आती है, जैसे कि वो पहचान नहीं पाता या समझ नहीं पाता किसी लेटर को, किसी वर्ड को, थोड़ा फ्लुएंसी नहीं होती उसमें, थोड़ा अटक अटक कर पढ़ रहा है। तो ऐसे बच्चे में हम क्या कह सकते हैं कि क्या है, डिसलेक्सिया डिसऑर्डर है। डिसलेक्सिया यह पढ़ने में समस्याओं जैसे अक्षरों और शब्दों को पहचानने और समस्या, कम प्रवाह आदि से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका डिस्फेजिया और अफेजिया। एक ही वर्ड है, कहीं आपको डिस्फेजिया लिखने दिखा दे सकता है, कहीं अफेजिया। अब अगर किसी भी वर्ड के आगे ए लग जाए उसका मतलब भी अक्षम ही होता है। फेजिया का मतलब होता है फेस, ठीक है।
फेज यानी कि स्पोकन, ठीक है। तो इट इज़ रिलेटेड टू अ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग अ स्पोकन, यानी कि स्पोकन लैंग्वेज को समझने में उनको परेशानी होती है, मार्क्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ इन द जनरेशन ऑफ स्पीच। और ये इस वजह से भी हो सकता है कि हमारे इस बोलने में हमें जनरेशन गैप देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यही है डिस्पेजिया या बचाघात, या बोलने की क्षमता में कमी के कारण बोली जाने वाली भाषा को समझने से संबंधित है। बच्चा भाषा पूरे तरीके से नहीं समझ पाता। अब इसमें यह भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि आप आ रहे हैं साउथ से, बच्चा है यहाँ उत्तर प्रदेश का, तो भैया वहाँ की लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। नॉन वर्बल, अब यहाँ पर कुछ आपका नॉन वर्बल डिसऑर्डर भी होता है। ये रिलेटेड होता है टू हैविंग ट्रबल इन इंटरप्रेटिंग नॉन वर्बल क्यूज लाइक फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज एंड मे हैव पुअर कोऑर्डिनेशन। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, लेकिन हमको अपने एक्सप्रेशन से अपनी बात दूसरे तक पहुंचानी होती है, ठीक है। तो किसी में ये इसका अभाव होता है, देखने को मिलता है कि वो प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बिना बोले अपने फेशियल एक्सप्रेशन से बिल्कुल बता देंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और आप बिल्कुल समझ जाओगे, बट कुछ लोग फेशियल एक्सप्रेशन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को ही नॉन वर्बल डिसऑर्डर की समस्या होती है, जो कि कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे आपने देखा होगा एग्जाम टाइम में भी ना कि बोलना मना है बिल्कुल, लेकिन अपने फेशियल एक्सप्रेशन से पता कर लेंगे क्या पूछ रहा है और क्या बताना है। नेक्स्ट है आपका सेम अभी हिंदी में है, ये चेहरे के भाव या शारीरिक भाषा जैसे गैर मौखिक संकेतों की व्याख्या करने में परेशानी से संबंधित है और इसमें खराब समन्वय हो सकता है। अब वर्बल है, अब भाई किसी को बोलने में ही प्रॉब्लम है कि कोई बहुत ज़्यादा फास्ट बोलता है, कोई बहुत ज़्यादा स्लो बोलता है कि सामने वाला उसको सुनने से पहले ही बोर हो जाए, अरे भैया कितनी देर, और कोई इतनी तेज बोलता है कि उसने क्या बोला उसके सर के ऊपर से जाए, ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि इट अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंडिंग टू एक्सप्रेस और कम्युनिकेट। यहाँ पर वर्बल में किसी भी व्यक्ति में अभिव्यक्ति का संचार जो है वो बेहतर तरीके से नहीं कर पाता है या फिर उसको समझ नहीं पाता है, तो यहाँ पर आपको वर्बल डिसऑर्डर देखने को मिलता है। ये किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति या संचार करने की समझ को प्रभावित करता है, वो समझ भी नहीं पाता सामने वाले ने क्या बोला है। ये एक बहुत कह सकते हैं कि रेयर और वाइड है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम ADHD। ये रिलेटेड होता है कि डिफिकल्टी स्टेइंग फोकस्ड एंड पेइंग अटेंशन। यहाँ पर जो बच्चा होता है वो एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता है, वो क्लास में अटेंशन नहीं दे पाता है, वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाता, एकदम से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, ठीक है। क्लास में उसको पढ़ाया जा रहा है बट उसके माइंड में कुछ और चल रहा है, ठीक है, वो वहाँ पर उसका फोकस नहीं हो रहा, वो लेक्चर में अटेंशन नहीं दे रहा है। तो ऐसे डिसऑर्डर में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम, इसको ADHD कहा जाता है। इसको हम कहते हैं कि ध्यान केंद्रित करने में अभाव होता है, अति सक्रियता विकार ये होता है। ये ध्यान केंद्रित रहने और ध्यान देने, व्यवहार और अति सक्रियता को नियंत्रित करने में कठिनाई से संबंधित होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बट यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं कि क्या है आपका लर्निंग डिसऑर्डर्स किस किस तरह के होते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। और आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में हम काफ़ी टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं और होपफुली आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे वो सभी टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम्स में। बाकी अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आपका कोई भी क्वेरी है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछें। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।